हेलो फ्रेंड्स। आज हम अवध और उसके आगे की चीजों को देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाया। तो अवध का ब्रिटिश सरकार में मतलब ब्रिटिश के अंतर्गत विलय कब हुआ? 1856 में अवध का विलय हुआ, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया, है ना। अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध राज्य के संस्थापक थे सआदत खां, है ना। अवध राज्य के जो संस्थापक थे वो थे सआदत खां। इसकी स्थापना कब हुई थी? अवध राज्य की स्थापना हुई थी 1722 में। अवध राज्य की स्थापना हुई थी 1722 में हुई थी और स्थापना की थी सआदत खां ने। राजधानी कौन सी थी इसकी? सबसे पहले जो राजधानी बनी थी वो बनी थी फैजाबाद, है ना। फैजाबाद इसकी राजधानी बनी थी। सआदत खां के बाद नेक्स्ट अवध के नवाब आते हैं सफदरगंज, है ना। सफदरगंज आते हैं। सफदरगंज क्या थे? मुगल बादशाह अहमद शाह ने इसे अपना वजीर बनाया था, है ना। जो मुगल बादशाह थे अहमद शाह, इन्होंने इनको वजीर बनाया था। इसी कारण इनको नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है ना। नवाब वजीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सफदरगंज के बाद आता है सफदरगंज के बाद आता है सफदरगंज के बाद आता है शुजाउद्दौला, है ना। शुजाउद्दौला आते हैं। शुजाउद्दौला क्या करते हैं? ये जो अवध के नवाब जब थे, जब बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। उस समय शुजाउद्दौला बक्सर के नवाब थे और इन्होंने बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था, है ना। मीर कासिम का साथ दिया था। ये मीर कासिम अबदस्त नवाब थे बंगाल के, है ना। इनके समय इलाहाबाद की संधि हुई थी। जब बक्सर के युद्ध में भारतीय पक्ष हार गया था तो इलाहाबाद की संधि की गई थी, है ना। और अवध जो प्रदेश था उसको अंग्रेजों के मित्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया था, है ना। बक्सर के युद्ध में जो अवध को मित्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आता है आसफउद्दौला। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली थी। फैजाबाद से इसने राजधानी लखनऊ बनाई थी, है ना। इसने अपनी राजधानी लखनऊ बनाई थी और लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा है ना। बड़ा इमामबाड़ा के नाम से एक जगह फेमस है वहां पे। तो इमामबाड़ा का इसने निर्माण किया था। नेक्स्ट आते वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह क्या थे? ये अवध का अंतिम नवाब था, है ना। अवध का अंतिम नवाब था, है ना। इसी के समय लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था, है ना। अवध का इन्होंने बोला था अवध में कुशासन बुरी तरह से फैला हुआ है। किस आधार पर बोला था? आउटरम के नेतृत्व में एक रिपोर्ट आई थी सरकारी, उसमें अवध के जो शासन की थी वो आलोचना की गई थी। अवध के शासन की आलोचना की गई थी। उसी के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। परंतु एक गैर सरकारी रिपोर्ट भी आई थी उस समय, जो वीसफ हीफर और कैप्टन लोकेट के ने दी थी और उसमें अवध राज्य की जो है प्रशंसा की गई थी। तो इससे ये चीजें भी स्पष्ट होती है कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार को अंग्रेजों ने अंजाम दिया था, है ना। एक सरकारी रिपोर्ट बोल रही है कि अवध में जो राज्य है वो अच्छा नहीं है और एक गैर सरकारी रिपोर्ट ने ये बताया कि अवध का जो शासन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी प्रशंसा की थी, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के तहत सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटीज, है ना। सब सहायक संधि प्रणाली, है ना। तो ये देखेंगे हम कि सहायक संधि प्रणाली क्या है ना, क्यों लागू की गई इसको, सहायक संधि की विशेषताएं क्या क्या है और इसका मूल्यांकन भी देखेंगे, है ना। सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ और भारतीय राज्यों को किस तरह से हानि पहुंची वो जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सहायक संधि प्रणाली। तो सहायक संधि प्रणाली हमने जब फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ा था तो वहां पे एक अधिकारी डुप्ले का जिक्र किया था, है ना। डुप्ले ने क्या किया था? भारतीय राज्यों को सैनिक सहायता के बदले धन लेने की जो नीति है उसको अपनाया था।
है ना। तो अगर सहायक संधि प्रणाली के मूल तत्वों को देखा जाए तो फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने इसकी प्रारंभ या शुरुआत किया था। ठीक है, इसी को क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने इसी तरह की नीति को अवध के संदर्भ में लागू किया था, किंतु इस प्रणाली की विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने प्रस्तुत की और इसे लागू किया। मतलब सहायक संधि प्रणाली को विस्तृत पैमाने पर भारत में लागू करने का श्रेय वेलेजली को जाता है, लॉर्ड वेलेजली को जाता है ना। अब सहायक संधि प्रणाली के तहत क्या किस तरह से सहायक संधि प्रणाली क्या थी और क्यों लागू की, ये हम देखेंगे। वेलेजली क्या चाहता था, कंपनी को भारत में सर्वोच्च सत्ता बनाना चाहता था, है ना। जो कंपनी थी उसको भारत में सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था, साथ ही देशी राज्यों को उस कंपनी के अधीन करना चाहता था। जो भी देशी राज्य था उसको कंपनी के अधीन करना चाहता था। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो फ्रांस का नेपोलियन था वो साम्राज्यवादी विस्तार पर लगातार बल दे रहा था, है ना। इससे क्या हो रहा था, भारत में चुनौती मिल रही थी। भारत में कैसी चुनौती मिल रही थी, जैसे मैसूर राज्य था, मैसूर राज्य फ्रांसीसियों से संपर्क बनाए हुआ था, है ना। मैंने जो जब फ्रांसीसी पढ़ाया था तो जो टीपू सुल्तान है वो फ्रांस के संपर्क में आया हुआ था, है ना। वो फ्रांसीसी कंपनियों से उसका गठबंधन भी था। तो इस तरह से ये एक चिंता का विषय था मैसूर राज्य के लिए, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैसूर राज्य एक चिंता का विषय था। वेलेजली की ऐसी राजनीतिक सत्ता या ऐसी राजनीतिक शक्ति जो भारतीयों को अधीन कर सके, है ना, और ब्रिटिश शत्रुओं से उन्हें दूर कर सके, है ना। मतलब ऐसा एक सेट ऑफ रूल्स बनाना चाहते थे, ऐसा प्रक्रिया अपनाना चाहता था ब्रिटिश सरकार, जिससे भारतीय शक्तियों को अधून कर सके और जो भी भारत में ब्रिटिश शत्रु मौजूद है ना, ब्रिटिश शत्रु जो भी मौजूद है जैसे फ्रांस, उन्हें दूर किया जा सके। इसी क्रम में, है ना, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणालियों को लागू किया। अब सहायक संधि प्रणाली की विशेषताओं को अगर हम देखें, विशेषताओं को, तो क्या विशेषताएं थी, जो भी राज्य संधि करेगा उस राज्य में एक ब्रिटिश सेना को रखा जाएगा, उस राज्य में एक ब्रिटिश सेना को रखा जाएगा और उस सेना का खर्च कौन उठाएगा, उस सेना का खर्च कौन उठाएगा, अंग्रेज है। उस सेना का खर्च वो राज्य देगा जिस राज्य में ये सेना रखी गई। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो भी राज्य संधि करेगा उस राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी और अंग्रेज पूरे राज्य की सुरक्षा करेगी और उस राज्य का जो जो अंग्रेजों की सैनिक रहेंगे उसका खर्चा संबंधित देशी राज्य देगा जिस राज्य में वो सेना रहेगी। नेक्स्ट क्या था, राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन रहेगी, है ना। मतलब विदेश नीति किसी भी तरह के वैदेशिक स्तर पर ये वार्तालाप नहीं कर पाएंगे देशी राज्य, है ना। जो विदेश नीति है वो अंग्रेजों के द्वारा संचालित होगी, है ना। संबंधित राज्य युद्ध या शांति किसी तरह का समझौता विदेशी शक्ति से नहीं कर पाएगा, है ना, स्वयं नहीं कर पाएगा, उसे अंग्रेजों के मतलब ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहना होगा। तीसरा प्रावधान क्या था, संधि करने वाले राज्य को अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय अथवा अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपनी सेवा में रखने का अधिकार नहीं होगा, है ना। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय व्यक्ति या ब्रिटेन के जो विरोधी हैं उनको सेवा में रखने का अधिकार नहीं होगा उस राज्य के अधीन जो राज्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहायक संधि कर रहा है। चौथा क्या प्रावधान है, संधि करने वाले देशी राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखा जाएगा, है ना, एक ब्रिटिश प्रतिनिधि भी रखा जाएगा जिस राज्य में संधि हो रही है। कंपनी संबंधित राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी का ये कहना था कि हम आपकी मतलब बाह्य सुरक्षा करेंगे, है ना, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करेंगे, आंतरिक चीजों को आपको देखना होगा, मतलब आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये उसका प्रावधान था। अब हम देखेंगे सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से थे। तो 1798 में सहायक संधि की थी हैदराबाद के निजामों ने, 1799 में की थी मैसूर ने, 1801 में की थी अवध, 1802 में पेशवा, 1803 में भोसले और 1804 में सिंधियाओं ने सहायक संधि की थी। तो ये सहायक संधि का क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हम इनका मूल्यांकन देखते हैं, सहायक संधि मूल्यांकन से किसको लाभ किसको हानि हुई। तो ब्रिटिश सरकार को निश्चित रूप से इससे लाभ हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे क्या क्या लाभ हुआ, देशी राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई, है ना। सैन्य शक्ति कैसे कमजोर हो गई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी राज्यों में अपनी सेना भेज दी तो वहां का सैन्य ढांचा कमजोर हो गया।
जो देशी राज्यों का स्वयं का सैन्य ढांचा था वो कमजोर हो गया। नेक्स्ट, कंपनी की सेना देशी राज्यों के धन से तैयार हो गई। कंपनी को क्या लाभ हुआ कि कंपनी की जो सेना थी, है ना, वो तैयार हो गई, क्योंकि जिन राज्यों ने सहायक संधि प्रणाली अपनाई थी वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेना भेजनी पड़ी। तो इससे और उनको उसके बदले में पैसा प्राप्त हुआ, है ना, धन प्राप्त हुआ। तो इससे क्या हो गया कि उनकी सेना तैयार हो गई बहुत बड़ी संख्या में। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए एक बड़े बाजार का मार्ग प्रशस्त हुआ। बड़े बाजार का मार्ग कैसे प्रस्तुत हुआ कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देशी भारत के देशी राज्यों के अंदर अपनी सेना के माध्यम से अंदर चली गई, तो वहां पे बड़े बड़े बाजार का मार्ग प्रशस्त हो गया, है ना। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं से बने निर्मित वस्तुओं को भारत में भेजने के क्रम में इस तरह से एक बड़ा बाजार मिल गया उन्हें, है ना। अब इससे भारतीय राज्यों को व्यापक स्तर पर हानि हुई। किस तरह से हानि हुई? संधि करने वाले राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए, है ना। मैंने जैसे अभी पहले ही बताया था कि इनकी जो भारतीय राज्यों की जो सेना थी वो काफी कमजोर हो गई इसके माध्यम से, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश पर निर्भर हो गई, है ना। नेक्स्ट था शासक आलसी और विलासी हो गए। आलसी और विलासी कैसे हो गए कि जब भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी ने ले ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ये शासक अपने उत्तरदायित्व से भागने लगे, है ना, अपने उत्तरदायित्व से भागने लगे। इसी क्रम में वो आलसी और विलासी होने लगे। देशी राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, है ना, अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। अर्थव्यवस्था कैसे कमजोर होने लगी कि शासक जब आलसी और विलासी हो गए तो देश मतलब जो देशी राज्यों में जो आर्थिक गतिविधियां अपने आप क्षीण होने लगी। नेक्स्ट, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई। पतन की प्रक्रिया कैसे तेज हो गई? क्योंकि जो देशी राज्य में राजा वगैरह होते थे वो हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते थे। जब राजा राजा की शक्ति कम हो गई, वो आलसी और विलासी हो गए, तो वो हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण देना उन्होंने लगभग समाप्त कर दिया या उनको संरक्षण नहीं दे पा रहे थे। तो हस्तशिल्प उद्योगों का संरक्षण समाप्त हो गया है और इनका लगभग पतन होने लगा। पतन होना कैसे लगा? मैंने जैसे बताया कि जो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं भारतीय बाजार में आ गई, है ना, ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं भारतीय बाजार में आ गई और जो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन इस क्रम में होने लगा। ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं आ गई, कम दाम पर आ गई, तो हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई, है ना। तो इस फलतः ब्रिटिश राज्य के विस्तार में आसानी हुई, है। इस तरह से क्या होता है कि ब्रिटिश राज्य के विस्तार को लगातार बल प्राप्त होता रहा। तो ये पूरा हमने सहायक संधि प्रणाली के बारे में जाना। अगले वाले वीडियो में हम डलहौजी की नीतियों को देखेंगे। तो आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।